कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र ने असमानता, धन के केंद्रीकरण और इन्हें संबोधित करने के उपायों पर बहस शुरू कर दी है। यानी असमानता और धन के केंद्रीकरण, याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि हम पॉलिसीज में, ये सबसे अच्छी बात है, यानी आप पॉलिसी का जिक्र, हमने इसमें कहा गया कि हम नीतियों में उपयुक्त बदलाव के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित करेंगे। यानी जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको आइएगा, क्या पढ़ा? वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार 2022-23 में नेशनल इनकम का 22.6% हिस्सा शीर्ष 1% आबादी के पास है। और यह तो हो गया इनकम। धन संबंधी असमानता और भी गंभीर है क्योंकि शीर्ष 1% आबादी के पास संपत्ति का 40% है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इनके घोषणा पत्र में धन और आय की बढ़ती असमानता को संबोधित, यानी दोनों इनइक्वालिटीज पर इन्होंने चर्चा की है। और दोनों इनइक्वालिटीज पर अगर आप चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक है वह चर्चा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनती है, जिसका चुनाव पर वोटर के इंपैक्ट पर असर होता है। इस बार कम, लेकिन अगली बार इसका व्यापक असर आप देख सकते हैं। तो मुद्दा यही है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और अब हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा यानी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। असमानता है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ और बातें कही गई, इसको बता करके फिर मैं IQIP पे आता हूं। यानी फिर लेखक ने कहा है कि जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है, कुछ लोगों, बहुत अच्छा पॉइंट, इसको पकड़िएगा, कुछ लोगों और कुछ फर्म्स का, कुछ कॉर्पोरेट्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। कुछ लोगों यानी जैसे कहा जाता है ना कि अभी हमारे यहां 100 स्टार्टअप हुए, 100 स्टार्टअप, और देश की आबादी कितनी, देश के युवा कितने, कुछ लोगों और कुछ कॉर्पोरेट्स का इतना अच्छा प्रदर्शन करना एक, जबकि दूसरी तरफ अधिकांश आबादी रोजगार के अच्छे अवसरों के लिए संघर्ष कर रही है। आपको भी अच्छे से पता है इस तरह की अनुचित स्थिति आज हमारे सामने है और बहुत क्लियर हम इसको देख सकते हैं। यह पॉइंट उठाकर इसको लिखिएगा, ये आपके मेंस के लिए असमानता के क्या कारण है। तो अब आते हैं कि जैसे कुछ अर्थशास्त्री, कुछ विश्लेषक के माध्यम में असमानता के कारणों पर आ रहा हूं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का तर्क कुछ अर्थशास्त्री देते हैं। यानी अगर फर्म लगेंगी, ध्यान समझिएगा, स्टार्टअप्स दिए जाएंगे और कुछ फर्म्स अच्छा काम करेंगी तो क्या होगा भाई, एक उद्यमी क्या करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, उद्यमी। तो उद्यमी क्या करेगा, जब कोई उद्योग लगाएगा तो लेबर को रोजगार भी मिलेगा। सिंपल सी बात है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी उद्योग बढ़ेंगे, उद्यमी बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबको रोजगार मिलेगा। एक तर्क ये दिया जाता है। तो आपको ट्रिकल डाउन का तर्क क्या है, आई होप मैं समझा पाया कि अगर एक उद्योगपति, एक फर्म अच्छे से काम करती है तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सबकी इनकम बढ़ेगी। और संपत्ति निर्माताओं का समर्थन हमेशा करना चाहिए। दूसरा विचार ये होता है, संपत्ति निर्माता मतलब यही कॉर्पोरेट्स। तो यहां लेखक कहते हैं कि जो ट्रिकल डाउन का तर्क है, जो संपत्ति निर्माताओं का समर्थन करने की अवधारणा है, याद रखिएगा, यह कहीं ना कहीं आज एक प्रश्न के घेरे में, क्योंकि इसके कारण भारत में असमानता कम हुई नहीं है, असमानता बढ़ती जा रही है। यानी निचले के पास जो इनकम है और जो ऊपर वाले के पास इनकम है, इस इनकम में एक बहुत बड़ा गैप है। आई होप आप इसको समझ गए, छोटे छोटे शब्द जो आपको समझना है याद रखिए। अब इसके बाद यहां पर बताया गया कि आय असमानता क्यों है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक काम यहां कहा गया, असमान कर संरचना। असमान का मतलब होता है अनइवन टैक्स स्ट्रक्चर, यानी सरकार के पास रेवेन्यू कम आ रहा है। कैसे कम आ रहा है आइए जरा देखते हैं एक डेटा के अनुसार। तो ये अब आप मानिएगा कि लेखक जैसे ये बताते बताते और फिर उसके बाद एकदम से डायरेक्ट, क्योंकि एडिटोरियल यूपीएससी के लिए तो लिखा नहीं जाता, अब वो डायरेक्ट आगे ऐसा क्यों है, तो उन्होंने अपनी ओर से एक रीजन दिया और दूसरा भी रीजन दिया, लेकिन ये रीजन वैलिड है, लेकिन बहुत वैलिड नहीं है, वैलिड है, लेकिन जो व्यापक रीजन है उसका जिक्र इन्होंने नहीं किया। उसका भी हम लोग कहां पढ़ेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे ना बच्चे, उसको क्वेश्चन मत लेना, वो सब मैं असमानता को कैसे दूर करना उसके उपाय के रूप में आपको यूज कराने वाला, लिख लीजिएगा। जितने भी पीवाईक्यूज कराने जा रहा हूं, असमानता को दूर करने के उपाय में मास्टर कंटेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्यों मैंने इतना लगा, क्योंकि इनका मैंने देखा अच्छे तर्क है भाई। इनका कहना है सिंपल है, असमान कर संरचना मतलब अगर आपके पास 500 करोड़ है, आपकी कंपनी 500 करोड़ के लाभ में, तो आपको अगर पूरा रेशियो निकाला जाएगा तो टैक्स कम देना पड़ रहा है। वहीं अगर किसी 0.1 करोड़ रुपए किसी की कंपनी को, किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, जितने हमारे ज्यादा लाभ कमाने वाले उनके ऊपर टैक्स कम है। अमीरों पर एक अलग प्रकार का टैक्स लगना चाहिए कि नहीं बच्चे, अमीरों पर एक अलग प्रकार का टैक्स लगना चाहिए। दिस इज द फैक्ट, एकदम सत्य है। इनकम टैक्स की जो ऊपरी श्रेणी होती है, 3 ही श्रेणी है, तीसरी श्रेणी में जो लोग आते हैं उसमें कभी कभी मास्टर वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन क्या उनकी उतनी इनकम, उनकी इनकम जो एक से एक रईस है, उनकी इनकम में कोई समानता है? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। यानी इसका मतलब है सरकार के पास पैसा कम कलेक्ट हो रहा है, तो पैसा कम कलेक्ट हो रहा है तो स्वाभाविक है वो कैसे वेलफेयर स्कीम्स पर खर्चा करेगी। आगे आएगा पॉइंट कि सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर खर्चा कम कर रही है। दोनों पॉइंट बता के तब आऊंगा मैं यूपीएससी वाले यानी IQIP पे। तो कह रहे हैं असमान कर, इसका मतलब क्या है, टैक्स जीडीपी जो रेशियो हमारे यहाँ, हमारी जीडीपी टैक्स जीडीपी रेशियो कम है, मतलब कि हमारी जीडीपी 100 रुपए की, तो उसमें टैक्स का हिस्सा विश्व के अन्य देशों के मुकाबले, जो हमारे समकक्ष हैं, विकासशील हैं, उनके मुकाबले काफी कम है। विकसित राष्ट्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जिस देश में टैक्स जीडीपी रेशियो कम है, इसका मतलब टैक्स जीडीपी टैक्स क्या है। सरकार जब आप बजट पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप, राजस्व बजट पढ़ते हैं। तो राजस्व कहां से आता है, 2 प्रकार से, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू। तो अब टैक्स रेवेन्यू हमारा अगर हम देखें विकासशील राष्ट्र जो हमारे समकक्ष है उनसे कम है, विकसित राष्ट्र बहुत कम है। अब जिस देश में टैक्स रेवेन्यू कम है बच्चे,
तो सरकार के पास एक्सपेंडिचर की क्षमता भी तो सीमित हो गई। उस देश का बजट घाटा हमेशा, या हम कहें सामान्य अच्छी वाली भाषा में, राजकोषीय घाटा मैंने बोल दिया, राजकोषीय घाटा हमेशा ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार की खर्च प्रतिबद्धताओं पर अंकुश लगाता, पॉइंट को पकड़िएगा, सरकार की खर्च प्रतिबद्धताओं में एक प्रतिबद्धता क्या है? वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करना। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या एक ऐसी स्थिति नहीं दिख रही इस डेटा के द्वारा जो भी आपको मैं बताने वाला हूं उसकी समरी है कि सरकार ने लगातार वेलफेयर स्कीम्स पर पैसा यानी बजट कम किया है, चाहे मनरेगा हो चाहे अन्य योजनाएं हो। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि हमारे देश में टैक्स जीडीपी अनुपात 17%, जबकि ब्राजील में 25, हमसे 8% ज्यादा है। चाइना वगैरह अन्य की स्थिति छोड़ दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर सरकार के पास पैसे की कमी है तो सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करना है, एक अपने प्रशासनिक खर्च को तो पूरा करना ही है, दो, और इन दोनों को अगर खर्च करना है, पैसे कम है, तो सरकार क्या करेगी? कुछ टाइम पहले ही राजकोषीय घाटा पढ़ाते समय मैंने प्रीलिम्स में समझाया था कि नहीं? तो सरकार क्या करेगी? सरकार कहेगी भैया ऐसा कि अब हम जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कल्याणकारी खर्च कर रहे हैं, उसको कम कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि वर्तमान में सरकार ये जो खर्चा कर रही है, कम कर रही है, वो इंटेंशनली कर रही है, नहीं, मजबूरी भी है, बजट नहीं है। तो जब भी राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो सरकार लो वेलफेयर स्पेंडिंग की नीति ही अपनाएगी। यह लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी, और नहीं भी समझे तो अभी और अच्छे से समझ गए होंगे जो नए बच्चे होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। तो हमारे पास नहीं है। अब चाइना के पास खूब है, टैक्स जीडीपी रेशियो चाइना का निकालिए। तो भैया जिस देश के पास खूब पैसा रहेगा, इंफ्रा भी खूब बनाएगा, सेना भी खूब बनाएगा, आरएनडी पर पैसा भी खूब खर्चा करेगा। फिर आता है यहां अप्रत्यक्ष कर सभी कर राजस्व संग्रह का लगभग 2/3 लो। एक और समस्या हो गई, अप्रत्यक्ष कर सबसे ज्यादा है, और अप्रत्यक्ष कर इंडायरेक्ट जीएसटी सब पे लग रहा, अमीर पे भी लग रहा, गरीब पर भी लग रहा। तेल जैसे पहले 100 रुपए था, जीएसटी लगा तो 118 हो गया। तो अब वही 118 रुपए का तेल अमीर आदमी मुकेश अंबानी भी खा रहे हैं, और बेचारा जो गांव के खेत में मेड़ पर बैठा हुआ किसान है वो भी खा रहा है। उसकी इनकम कितनी है? मनरेगा के मजदूर की मुकेश अंबानी जी की कितनी है? ठीक है, अब आप अनुमान लगाइए। तो अप्रत्यक्ष कर जो है, इसका जो भार है वो गरीबों पर ज्यादा पड़ता है, यानी उनकी पॉकेट में से वो परचेजिंग पावर खींच लेता है अन्य विषयों पर खर्च करने की। इसको जरा पकड़े रहिएगा, परचेजिंग पावर खींच लेता है अन्य विषयों पर खर्च करने की। क्यों? यूपीएससी का भी प्रश्न हल कराने जा रहा हूं, एक एक चीज पहले सिखा दे रहा हूं, तब चलूंगा उन प्रश्नों पर, एकदम उन प्रश्नों के बारे में घुसेंगे अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट। अब आता है अगर हम डायरेक्ट टैक्स देखें तो 2023-24 का डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, 500 करोड़ रुपए से अधिक लाभ वाली जो कंपनियां मेरे प्यारे बच्चों, यानी उन कंपनियों पर उनके लाभ के अनुपात में जो कर था 19% था, और 0 से 1 करोड़ रुपए के लाभ वाले समूह की कंपनियों में लाभ और कर का अनुपात 24 था, यानी 500 जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर टैक्स भार कम है। आप देख सकते हैं, तो ये हमारे सामने बड़ी समस्या है, चुनौती, यानी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर करने की आवश्यकता है। अब आपसे जीएस पेपर 2 गरीबी और भूख में पूछे कि गरीबी और भूख के निदान के लिए क्या करने की जरूरत है, तो ह्यूमन स्किल की आवश्यकता, लेकिन ह्यूमन स्किल के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए पैसों की आवश्यकता। पैसा कहां से आएंगे? तब आप लिखिएगा अनइवन टैक्स स्ट्रक्चर को हमें इवन टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, तो हमें टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है। अब अगला आता है कम कल्याणकारी खर्च। याद रखें क्या है? असमानता का एक रीजन ये भी है कम कल्याणकारी खर्च, यानी सरकार क्या कर रही है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, साफ दिया गया अन्य देशों की तुलना में भारत में कल्याण और सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बहुत कम है। एग्जांपल के लिए अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखें तो जीडीपी का 1.3% खर्च किया जाता है, जबकि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहती है? 2025 तक हमें 2.5% लाना ही लाना है। आप देख सकते हैं, पॉइंट फिर पकड़िएगा यहां पर, मैंने कहा फिर पकड़िएगा, क्वेश्चन में सब ये पॉइंट कनेक्ट होंगे। अब अगर सरकार जितना खर्चा करना चाहिए उतना नहीं खर्चा कर रही है, तो ये जो स्वास्थ्य खर्च का बोझ है किसके ऊपर आएगा? आप मुझे बताएं। तो स्वास्थ्य खर्च का बोझ आएगा किसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों? यानी लो और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के ऊपर। अब मिडिल क्लास किसी तरीके से बर्दाश्त करेगा, लेकिन लो इनकम क्लास क्या करेगा? यानी अगर वो हेल्थ पर अधिक खर्चा कर रहा है तो उसकी भूख, उसकी थाली और उसके बच्चों की शिक्षा पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है। यही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है कि चूंकि गरीब वर्ग भोजन पर सारा पैसा खर्चा कर दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में अन्य मानव विकास वाली जो इकोसिस्टम होता है, यानी न्यूट्रिशन, शिक्षा, कौशल, इन पर खर्च करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचा है। और ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं? गरीब वंचित को तो आप छोड़ ही दीजिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ी थी असर की रिपोर्ट, यानी प्रथम एनजीओ की एनुअल स्टेटस एजुकेशन, उसमें क्या कहा गया था? अगर एक घर में 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, तो घर प्रेफर करता है प्राइवेट स्कूल में लड़के को पढ़ाए और वहीं के सरकारी स्कूल में लड़कियों को पढ़ावा जाए। वाई? उस परिवार के पास इनकम कम है। ध्यान से समझिएगा, तो ये चीज आपको यहां से देखना है, ये डेटा आपके पास। केंद्रीय बजट सरकार की प्राथमिकताओं को समझने का एक माध्यम, यानी कल्याणकारी खर्च में नियमित रूप से कैसे कटौती की जा रही है उसका डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं, ऐसे नहीं। वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से केंद्रीय बजट व्यय में इतने % की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि के दौरान कोविड-19 के अपवाद के साथ, ठीक है ना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए समर्पित बजट आवंटन का हिस्सा कम हुआ है। याद रखिएगा, कोविड के टाइम पे बढ़ा था, चूंकि परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन बाद में कम हुआ। मनरेगा में भी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इन सब में पैसा कम हुआ। ये डेटा आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत है। यानी इन सब का डेटा है कि पैसा कम हुआ। इतना ही नहीं, जो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का लक्ष्य बाल कुपोषण और भूख को दूर करना है, और इसमें भी यानी जो बजट है वो घट गया है। याद रखिएगा, तो बस आपको डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस घट गया है, इसकी प्रामाणिकता के लिए मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी सबका पैसा खर्च हुआ। अब जरा देखिए, अब कल्याणकारी खर्च बढ़ने से कम आय वर्ग की समस्याएं क्या हो गई? और भी मुसीबत में आ जाती हैं। अगर मान लीजिए कि हमको अपनी जेब से अधिक खर्चा करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? हमारी जो एसेंशियल खर्चे वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर वही बताया गया है कि अगर हम
जो है कल्याणकारी खर्च को बढ़ाए तो हम समानता कैसे ला सकते हैं। तो मैं यहीं पर रोकूंगा, मैं यूपीएससी के प्रश्नों पे आऊंगा तब। यह समानता कैसे बढ़ाता है, यानी हम समान कल्याणकारी खर्च, तो कल्याणकारी खर्च समानता कैसे बढ़ाता है, इस विषय पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अब आईक्यूआईपी के लिए हमारा पूरा मसाला तैयार हो गया। जरा इन प्रश्नों पर एक बार आप विचार कीजिए और फिर हम लोग आते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं असमानता क्यों है, जो एडिटोरियल में लिखा गया वो सफिशिएंट नहीं। अब आपको इन प्रश्नों के द्वारा, प्लीज आप कॉपी पेन निकाल करके लिख लें, असमानता के पीछे के जिम्मेदार कारक। इतना बढ़िया कारक, और मैं नहीं बता रहा हूं, यूपीएससी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आईक्यूआईपी। तो असमानता के कारक क्या है, देख सकते हैं आप। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियां, जिनमें लापरवाह, यूजलेस और केयरलेस जनशक्ति शामिल है। इसका मतलब भारत में असमानता का सबसे बड़ा कारण यूजलेस और केयरलेस पॉपुलेशन, लापरवाह और बेकार। लापरवाह यानी अगर हमारे पास डिग्री है तो भी हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका उपयोग आगे क्या होगा, केवल पढ़े जा रहे हैं। बेकार मतलब जो हमने पढ़ा है अब वह स्किल आज के समय में जो रोजगार उपलब्ध उसके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, तो लापरवाह और बेकार। तो इसका मतलब है असमानता का कारण हमारी जनशक्ति का लापरवाह और बेकार होना, और यही समावेशी विकास के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है। और समावेशी विकास की अगर हम बात करते हैं तो जो आपने पढ़ा, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी समावेशी विकास के समय सबसे बड़ी चुनौती भी है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब 2017 में फिर आता है समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता है। अब मुझे बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेकंड पार्ट पे आइएगा, पहले पार्ट पे डेफिनेशन है, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस। क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रोसेस का अनुभव करता है। अब आप आंसर बताइए कि क्या अनुभव करता है। अरे आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं करता, अभी तो आपने पढ़ाया इनकम और वेल्थ दोनों इक्वलिटी का लेवल बहुत बड़ा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट और संपत्ति की रचना करने का जो सिद्धांत है, ये दोनों असमानता का समाधान नहीं कर पाए हैं। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो भारत समृद्धि प्रक्रम का अनुभव नहीं करता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए आप कंटेंट क्या लाएंगे, जो मैंने दिया है इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो आप यहां पर भी डाल दीजिएगा। भारत समावेशी समृद्धि का अनुभव नहीं करता है, याद रखिए। और फिर कहा गया कि समावेशी समृद्धि हेतु उपाय सुझाइए, जरा ध्यान से देखिएगा, समावेशी समृद्धि हेतु उपाय सुझाइए, एनालाइज द सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब समावेशी समृद्धि कैसे आएगी आप मुझे बताएं, अगले प्रश्न के द्वारा। आइए दिखाते हैं अगले प्रश्न के द्वारा समावेशी समृद्धि, या इसके अगले प्रश्न के द्वारा। अब इस प्रश्न को देखिए, जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सांस से प्रदर्शित करते हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसी समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हमारी सरकार इस बात पर गर्व तो करती है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी वर्किंग पॉपुलेशन संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील आबादी, बट वह युवा कार्यशील आबादी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वह केयरलेस है, यूजलेस है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया, तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे असमानता का तीसरा कारण, आप बोलिएगा जनसांख्यिकीय लाभांश का यूजलेस, केयरलेस होना या कौशल से युक्त ना होना। ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन। आप देख सकते हैं तीनों आ रहे हैं, शिक्षा और मानव संसाधन। अब मुझे बताइए कि असमानता है, असमानता के पीछे का रीजन क्या है। आइए जरा देखिए, यही प्रश्न है। भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा। सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है बच्चे, सैद्धांतिक ही बना रहे, थ्योरेटिकल। क्यों थ्योरेटिकल, मतलब सिद्धांत है, प्रैक्टिकल में ही आया नहीं है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश एक सिद्धांत बनकर रह जाएगा अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं बनाते हैं, यानी उनको हम उत्पादनशील और रोजगार योग्य नहीं बनाते हैं, तो केवल यह एक सिद्धांत बना रह जाएगा। 2016 में पूछा, 2014 में कहा कि हम केवल फ्लॉन्ट करते रहेंगे, यानी हम केवल गर्व करते रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो 14 वाले ने कहा हम फ्लॉन्ट करेंगे, भारत में क्या है, हमें गर्व है कि हमारे यहां मित्रों 3D है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन वह डेमोग्राफिक डिविडेंड स्किल्ड कैसे होगा, इस विषय पर गहरी चर्चा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा असमानता को दूर करने के क्या उपाय होंगे, तो आप लिखेंगे जनशक्ति को अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक, अधिक कुशल और अधिक सृजनशील बनाना, जिससे वो उत्पादनशील और रोजगार योग्य बन सके। मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया, नहीं मजा आ गया। असमानता को दूर करने के उपाय सिंपल सी बात है, यानी टैक्स कलेक्शन को तो आप रेशनलाइज कीजिए, तार्किक कीजिए कि भाई टैक्स अच्छा खासा इकट्ठा हो, टैक्स जीडीपी रेशियो अच्छा हो, और जो जितनी संपत्ति कमा रहे हैं उसके अनुरूप उनके ऊपर टैक्स लगे। ये बिल्कुल सही बात है। और ये वाला पॉइंट जहां तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, अब हालांकि बहुत पीछे हैं, लोग सीट क्या ही बोला जाए, लेकिन हाँ जब भी वो आएंगे, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके भाषणों में जितने भी उद्योगपति और ये सब होते हैं, जिस तरीके से, अब वो सही है नहीं है मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, लेकिन जैसे वो अटैक कर रहे हैं और लंबे टाइम से कर रहे हैं, अंबानी, अडानी एंड सो ऑन, उद्योगपतियों के बिना देश चल नहीं सकता, लेकिन जिस टाइप से उनका अटैक है, मे बी यह एक बड़ी चीज हमें इन फ्यूचर, ये मैं अपना एक अनुमान लगा रहा हूं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, जिसमें वो जो अधिक संपत्ति कमा रहे हैं उनके ऊपर अधिक टैक्स लगे। और ऑब्वियसली वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति हिंसा को जन्म देती है, तो ऐसा लगना भी कहीं बुरी बात नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। देखिए आप वही प्रश्न घूम फिर के आ रहा कि नहीं यार, मानव संसाधन 3 क्वेश्चन लगातार, एक 14 में, एक 16 में, एक 23 में, और 23 में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मानव संसाधन। मानव संसाधन कैसे विकसित होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे यस सर 6HR, बोलेंगे कि नहीं, सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR। ये फार्मूला आपको सिखाया गया कि नहीं, कि भाई बच्चा पैदा हुआ सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन अच्छा दीजिए, सेकंड चीज आप उसको क्या दीजिए, सारे वैक्सीनेशन, हेल्थ की फैसिलिटी मिले जिससे कि उसका डेवलपमेंट अच्छा, बीमारियों से वो बचे। तीसरा क्या, उसे एजुकेशन अच्छा मिले, प्री नर्सरी से हायर एजुकेशन तक उसे अच्छा एजुकेशन मिले। उसके साथ साथ हम चौथा
जो है उसको अच्छा स्किल दें, स्कूलिंग के साथ ही स्किल स्टार्ट हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ हम उनको जो है बेहतर ट्रेनिंग दें, उनको स्किल सिखाएं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और उन्हें टेक्नोलॉजी, लास्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी, यानी आज की जो टेक्नोलॉजी उसके साथ उनको कनेक्ट करें, और अगला डिजिटल डिवाइड को पाटे। तो स्वाभाविक है हम मानव को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ये इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी का जो डेटा आप पढ़ रहे हैं ना, ये डेटा आप लगातार पढ़ते जाएंगे। हम अपने टाइम्स में मेंस में पढ़ रहे थे, आप अपने टाइम पे पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे और फिर उसके बाद आपके बच्चे भी यही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो रही और जिस तरीके से ये इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही, पैसा निसंदेह कुछ हाथों में सिमट रहा है, अन्य हाथों में भी आ रहा है, लेकिन वो कौन से हाथ है? मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा है, लेकिन जो लोअर क्लास है, जिसका एजुकेशन कहां हो रहा है? सोचिए आप, सरकारी स्कूलों में। कुछ एक सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सरकारी स्कूल जहां पर बीकर सेक्शन के बच्चे, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, जहां वो पढ़ते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चे, वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी कितनी बेहतर है। आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि आईएएस में हर एक कैटेगरी के सिलेक्ट हो रहे हैं, वो रिजर्वेशन भी है, उनकी योग्यता भी है, लेकिन रिजर्वेशन भी है, ये भी याद रखिएगा। अब इसको अलग मत लेके जाइएगा कि सर रिजर्वेशन पे क्या कह रहे हैं, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात दूसरी है, कि जैसे कहा जा सकता है ना कि आदिवासी बच्चे भी आईएएस बन रहे हैं, सब बच्चे बन रहे हैं, ये है वो है, बच्चे वो बन रहे हैं अपने कौशल से, यानी ऊपर आ रहे हैं, अपनी कैटेगरी से बाहर भी आ रहे हैं, ऑब्वियस है मेधावी है, लेकिन कैटेगरी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है प्री मेंस और इंटरव्यू निकालने में और उनको उचित पोस्टिंग दिलाने में। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा कहने का अर्थ जरा दूसरा है, कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर रिजर्वेशन ना होता तो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा और कोई मतलब नहीं। सोचिए आप 30 सेकंड के लिए सोचिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए, अगर रिजर्वेशन ना होता तो क्या ये बीकर सेक्शन के बच्चे जो संपन्न है, देखिए जो संपन्न उनको हटाइए, अगर किसी के घर में कोई अधिकारी हो गया, आर्थिक रूप से संपन्न है, वो किसी भी कास्ट के हो, फिर कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डिप्राइव्ड है, क्या वो इस एग्जाम या किसी भी एग्जाम या दुनिया में कहीं पर भी अपने आप को फ्रंट पर लाने के बारे में सोच सकते थे? और क्या उनको फ्रंट पर लाए बिना आप जो कहते हैं कि एक शक्तिशाली भारत निर्मित हो पाएगा? बिल्कुल निर्मित नहीं हो पाएगा। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में एक उपन्यास अगर हम आपका जिक्र करें, यानी इतिहास की कहानी पूर्व मध्यकाल की पढ़िए, इतिहासकारों ने जो लिखी हुई है कि निचला तबका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऊपर से सत्ता किसी की भी है, क्योंकि उनको पता था हमें तो केवल सेवा ही करनी है, शोषण ही होना हमारा। दिव्या उपन्यास में अगर आप पढ़ें, यशपाल जी की रचना है, बड़ी एक गंभीर पंक्ति है, बाहर से आक्रमण होता है उस देश पर, और एक मतलब एक मद्यप यानी शराब पीने वाला व्यक्ति जो ऐसी ही किसी निचली जाति से संबंध रखता है, वो शराब पीता है, तो वो बुढ़िया जो शराब पिलाती है, उसका उस कैरेक्टर का नाम ही है बुढ़िया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुढ़िया, नहीं तो ये असम्मानजनक हो किसी भी वृद्ध के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करना। तो उसमें बुढ़िया लिखा हुआ जो दुकान चलाती थी, बुढ़िया कहती है कि देश पे संकट और तुम दारू पी करके गिर रहे हो इधर उधर, तो वो नशे में ही बोलता, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा हुआ, वो कहता कोई आए हमसे क्या ही मतलब, उसकी मैं समरी बता दे रहा हूँ, कोई आए क्या ही मतलब, ये भी इतना वसूलता है, बेकार कराता है, वो भी उतना वसूलेगा, बेकार कराएगा, हमसे क्या ही मतलब। आप एक बहुत बड़ी आबादी को देश के जन के साथ, मन के साथ आप जोड़ नहीं पा रहे, इसलिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता, क्योंकि वहां वही पढ़ता, वहां अभी मैं कास्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, सभी जो डिप्राइव्ड है वो एक्चुअल में डिप्राइव्ड हो, जिन स्कूलों से पढ़ रहे हैं वो स्कूल किसी भी परिस्थिति में उनको मुख्य धारा में लाने नहीं देंगे, इसलिए एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। और वह रेवोल्यूशन कैसे होगा, यानी क्या ही बोला जाए, हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, यानी जहां पर हमारी ड्यूटी हम एकदम ताबड़तोड़ ऐसा काम करें कि सामने वाला बिल्कुल दंग रह जाए। असीम संभावना हर एक व्यक्ति के अंदर, लेकिन कुछ लोग खोज लेते हैं, कुछ लोग नहीं खोज पाते, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा क्वेश्चन लो, ये बहुत हार्ड टॉपिक, इसलिए इस पर मैं थोड़ी गहरी चर्चा कर रहा हूं, मस्त होकर के सुनिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित, यानी जो भी स्किल डेवलपमेंट के हमारे कार्यक्रम है वो आपको याद होने चाहिए, इस प्रश्न की डिमांड वही है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण किया। एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या संबंध है? तो ये जो पूरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये वही तो है, यानी देख सकते हैं अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आप स्किल्ड हैं, तो रोजगार आपको मिलेगा, ये तीनों का संबंध है, याद रखिएगा ये तीनों का संबंध है, शिक्षा, कौशल और रोजगार। यही आपको बताना कि कैसे एक शिक्षित व्यक्ति अगर कौशल से युक्त होता है तो कैसे वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, और इसमें आप सरकारी गैर सरकारी दोनों प्रकार के रोजगार का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब तीन ही चीज है, शिक्षा और कौशल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, आप जरा देखिए, अच्छा सॉरी एक प्रश्न और भी है, पहले इसको देखिए। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। जरा प्रश्न को समझिए, क्या आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो कारण बताइए। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। मेरे प्यारे बच्चे, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, मैं एक एस्पेक्ट का जिक्र, चूंकि आज मैं जिस विषय पर एडिटोरियल कर रहा हूं या जो अभी तक मैं चर्चा करके आ रहा हूं, यानी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वंचितों के विकास की जो स्कीम है, अपने नेचर में भेदभाव करने वाली होती है। जरा ध्यान से समझिएगा, भेदभाव करने का मतलब क्या होगा। जैसे हम मनरेगा को अगर उदाहरण के रूप में लें, तो मेरे प्यारे बच्चों मनरेगा क्या है, यानी आपको किस प्रकार का अकुशल अर्धकुशल रोजगार, मैक्सिमम अकुशल रोजगार, यानी हम वंचितों के लिए जो भी योजना लेकर के आ रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो उसमें हम उनके यानी उनको हम एक मानव संसाधन के रूप में डेवलपमेंट करने की अप्रोच के बजाय हम उन्हें केवल भूख से कनेक्ट करके नीति बना रहे हैं कि भाई हमारा पहला काम है कि इनको इतना मिले कि इनका पेट भर जाए। तो वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपने नेचर में कैसे भेदभावकारी हैं, उसका उत्तर मैंने एक पार्ट आपको दिया। जितनी भी स्कीम्स हैं आप देखेंगे, यानी अब आहिस्ते आहिस्ते चीजें बदल रही है। जैसे आपके सामने मुद्रा लोन हो गया, स्टैंड अप
स्कीम हो गया, यानी धीरे धीरे चीजें बदल रही। लेकिन यार मुद्रा लोन ले कौन पाएगा, बिजनेस कर कौन पाएगा? जो एक दो पीढ़ियों से थोड़ा स्किल्ड होगा, संपन्न होगा ज्ञान से, विचार से, वो ले पाएगा ना। कॉमन कैसे ले पाए? तो वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति और दृष्टिकोण में भेदभावकारी, क्योंकि हम जो भी इनके लिए स्कीम लाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमने केवल बस फोकस कर दिया भैया इतना राशन आपको देंगे। क्या उतने राशन से उस परिवार का प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, वंचितता का चक्र टूटेगा? यही इस प्रश्न में आपसे पूछा गया। भैया प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन तोड़ना है तो आपको वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाओं में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी और उसके माध्यम से रोजगार, यह समीकरण स्थापित करना पड़ेगा। और ये किया जा सकता है कैसे? गांधीयन फिलॉसफी से। अभी आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, पकड़ लीजिएगा गांधीयन फिलॉसफी से कैसे कर सकते हैं। लिखिए आप, भारत में समावेशी विकास लाने में गांधीयन फिलॉसफी सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे है अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए जरा जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस आपके सामने आता है, और इसमें क्या कहा गया, गरीबी एवं भूख, जरा इसको भी देखिएगा। अब हम आते हैं वेलफेयर स्कीम वाला पॉइंट, आप एक बार रिमाइंड करिए। वेलफेयर स्कीम वाला पॉइंट एक बार में मेरे प्यारे बच्चों जरा सा रिमाइंड कर लीजिए। क्या है कि सरकार लगातार बजट संकुचित कर रही है वेलफेयर पर, ठीक है। कोविड के काल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की बात हो रही, यानी उस काल में एक साल में काफी खर्चा करना पड़ा। उसके पहले और उसके बाद का जब हम एवरेज निकालते हैं, हम उसकी बात करें, यानी लगातार कम हुआ है। किन किन स्कीमों का मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मनरेगा हो गया, सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया, वो सारे। अब जरा उस डेटा को इस प्रश्न के साथ कनेक्ट करिए। भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है, जरा देखिएगा। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना, आ गया पॉइंट। निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्य से अलग आवश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। देयर इज ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर, यानी यही कि कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान से समझिएगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पोषण पर, इन सब पर सरकार जो बजट में खर्च कम कर रही है, जिसके कारण से इन सभी पर वंचितों को अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, याद रखिएगा। और फिर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको अपना जो भोजन का बजट, यानी 100 रुपया अगर खाने के लिए रखें तो उसमें से 20 से 30 रुपया खर्च हो जा रहा है किस पर, यानी अपने परिवार के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या हो रहे हैं, यानी भूख की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। तो वेलफेयर पर जो खर्च हो रहा है, आपको याद रखना है, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डेटा आगे दे दिया। जीएस पॉलिटिक्स यानी लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आज जोड़ा। कुछ दिन पहले मैंने यूनिट 3 से कनेक्ट किया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये मत कंफ्यूज हो जाएगा सर पिछली बार तो इसको यूनिट 3 से कनेक्ट किया था, आज यूनिट 6 से। आज इसकी जरूरत यूनिट 6 के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछा वही वाला कि भाई जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसने केवल कुछ लोगों को लाभ दिया है, बहुतों को नहीं दिया है, बताइए। तो डेटा आपके सामने है कि भाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, वो दोनों बताते हुए इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था पीसीएस वाला। अब इसके बाद आते हैं जीएस 2 पॉलिटिक, केंद्र में राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो आप अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो कम से कम आज का ट्रेंड पता है कि कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च का ट्रेंड क्या है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं आपके सामने। एंड द पुअर हैज वाइडेंड इन रिसेंट ईयर्स। विभिन्न रिपोर्टों और सूचकांकों से इसकी पुष्टि होती रही है। इस अंतर को कम करने में गांधीवादी आर्थिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकता है? गांधी जी के 5 विचार मेरे प्यारे बच्चों। स्वदेशी, हम पढ़ने जाएंगे स्वदेशी यानी आत्मनिर्भर भारत, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता की जो फिलॉसफी है वो आज आपको समझाने जा रहा हूं। उसका एक पॉइंट यहां बताऊं जिससे आपका इंटरेक्शन यानी बढ़े। अगर आप रात का समय बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है आपको, तो आपको अच्छा लगे कि आज हम गांधी के स्वदेशी को एक नए अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं, जो किताबों में बहुत बेहतर ढंग से इतिहास में भी समझाई नहीं गई। मेरे बच्चे, वो जब स्वदेशी की बात इकोनॉमी के टर्म में करते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात है, वो विदेशी वस्तुओं के विरोधी नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें विदेशी वही वस्तुएं, पॉइंट को पकड़ेगा, स्वदेशी का पक्ष लेते हुए वो ये कहते हैं कि हमें विदेशी वही वस्तुएं इंपोर्ट करनी चाहिए, आयात करनी चाहिए, जो हम प्रोड्यूस नहीं करते। पॉइंट पकड़िए, यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन हम नहीं करते हैं, हमें वही वस्तुएं केवल मंगानी चाहिए, बाकी का उत्पादन अपने देश में करना चाहिए। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, इससे हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है। तो पहला उनका विचार है कि स्वदेशी का विचार, जैसा कि सरकार लेके भी चल रही, लेकिन सरकार 14 चुनिंदा, कभी कभी तकलीफ होती है यहीं पर आकर के कि सरकार 14 चुनिंदा उद्योगों में पीएलआई पर फोकस करी। हालांकि वर्तमान सरकार ने बहुत से अच्छे काम भी किए, जैसे आप टॉय इंडस्ट्री को देखें, खिलौना उद्योग को देखें, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितनी तेजी से बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही। ऐसा नहीं है, लेकिन जो गांधीयन फिलॉसफी है उससे हम दूर हैं। यानी रूरल इकोनॉमी की संकल्पना आप मुझे बताएं कहां गई, रूरबन मिशन कहां गया? पिछली सरकार में सरकार के द्वारा घोषित किया गया था रूरबन मिशन। ये वही था जो कुछ समय पहले स्वर्गीय हमारे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, पूरा प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, कि भाई 25 से 30-40 गांव का जैसी परिस्थिति हो, जैसे गांव का आकार हो, वैसा एक क्लस्टर बनाओ और शहर की सारी सुविधाएं वहां दे दो। तो भाई स्कूल, शिक्षा, संस्थान, इस प्रकार की चीजें अगर आप इस सब सौंपते हो, एक बाजार में विकसित हो जाती है, तो लोग शहर की तरफ क्यों आएंगे? लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करो, सोसाइटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी। उसके पीछे की यही सिद्धांत था। रूरबन मिशन भी कुछ ऐसा था, ठीक है, याद रखिएगा, उसी के आसपास का कुछ कुछ टच करता हुआ। लेकिन वो सब कहां गए मिशन? तो कहने का मेरा मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच असमानता
की खाई बढ़ रही है उसको हमें किस प्रकार से संबोधित करना है, ये आपको अपने दिमाग में लाना है। तो गांधीवादी विचार स्वदेशी। गांधीवादी एक विचार और है जिसे हम कहते हैं मशीनीकरण। गांधी जी मशीनों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे हमेशा। दूसरा पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं, आगे सब लिखा हुआ आप पढ़िएगा। वो अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखते थे कि हिंदुस्तान या किसी भी देश को अपनी आवश्यकता के अनुरूप मशीनें अपनानी चाहिए। तो मशीनों के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनका तर्क था कि मशीनें मानव श्रम को विस्थापित ना करें। इसका मतलब वह अप्रत्यक्ष रूप से, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी बातों में, उनकी फिलॉसफी में मशीनीकरण वाली यह पॉइंट है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, श्रम गहन उद्योग। भारत में श्रम गहन उद्योगों की आवश्यकता, मैन्युफैक्चरिंग ही श्रम गहन उद्योग है, याद रखिएगा। मशीनों के साथ साथ श्रम की विषय में अच्छी खासी गुंजाइश। सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेषकर एमएसएमई अगर हम देखें, सरकार अच्छा फोकस कर रही है और एमएसएमई में मशीन की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें अकुशल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड यानी तीनों प्रकार के श्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसीलिए इसको नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता है। तो ये दूसरा उन्होंने कहा। इसी प्रकार फिर वो कहते हैं तीसरा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये सिद्धांत तो असमानता को पाटने का सबसे बड़ा उपाय है। ट्रस्टीशिप यानी जितने भी अमीर है, ये अमीर के पास जो एक्स्ट्रा संपत्ति उसको समाज के ट्रस्टी के रूप में समझें, यानी वो संपत्ति उनकी नहीं, वो समाज की है और समय के हिसाब से समाज पर खर्च करें। कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वही। लेकिन अगर कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर एक सर्वे निकल करके आया, आप विश्वास करिएगा कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के साथ केवल गेम हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोग केवल गेम हो रहा है, यानी ऊपर ऊपर उसको ऐसा मैनेज कर लिया गया है कि ग्रासरूट लेवल तक उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। आप अपने आसपास ध्यान से समझ, जितनी भी कंपनियां चलती हैं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप जरा जिस जिले में, आप मुझे बताएं कि उस पूरे जिले में जहां पर है कौन सी कोई ना कोई कंपनी होगी, कोई ना कोई उद्योग होगा, क्या वो आपके आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य, एनवायरमेंट, इन सब पर कोई पैसा खर्च करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपने कभी अखबार में उसके बारे में पढ़ा? कमेंट करिए। तो ये सारी, यानी ट्रस्टीशिप का मतलब है कि आपके पास जो संपत्ति है उसको समाज में इन्वेस्ट करिए, यानी फैक्ट्री लगाइए। ऐसा वो नहीं करेंगे बांट दीजिए, फैक्ट्री लगाइए, लोगों को काम मिले, सीएसआर पर पैसा खर्चा कीजिए। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। तो ये उनका, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ग्रामीणीकरण, यानी रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना। क्या करना है? रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना है, गांव के लोगों को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करना? यानी कुम्हारी के शिल्प को आगे बढ़ाकर, यानी गांव में जो भी शिल्प है उनको आप आगे बढ़ाइए, तब जाकर के वहां के लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसके अलावा औद्योगिकरण की वो बात करते हो, कभी भी बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं थे। पांचों पॉइंट, कभी भी वो बड़े उद्योगों के विरोधी नहीं थे। वो हमेशा कहते थे कि जहां पर जैसी आवश्यकता वैसा सृजन उद्योगों का आपको करना है। लघु एवं कुटीर उद्योग, चूंकि भारत ग्रामीण भारत है, आज भी भारत के 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो 40 लोग गांव से यानी कृषि क्षेत्र से पा रहे थे। इसका मतलब आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारे रोजगार का बेस गांव में। तो ऐसी परिस्थिति में रोजगार का बेस अगर गांव में है, तो रोजगार हमें गांव को मजबूत करना है लघु एवं कुटीर उद्यमों की स्थापना के द्वारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि लोगों की खाने की आदतें बदल रही। आज रिलायंस और इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से ही उत्पाद खरीद करके उसको प्रोसेस करके महंगे दामों पर बेच करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं। तो क्या अगर हमारे किसानों को स्किल किया जाए, उनके परिवार को, ऐसा तो नहीं उनके बच्चे, मान लीजिए किसान बंधु उम्र अधिक है, ट्रेडिशनल है, उनके सारे बच्चे तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तकनीक से भी संपन्न, उनको स्किल कीजिए। एफपीओ के माध्यम से स्किल वर्क को बढ़ाइए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गांव गांव में खोले। आप विश्वास करिए, लोगों की खाने की आदतें बदल रही, लोग अच्छा खाना चाह रहे हैं, एक, और दूसरा उनकी मजबूरी भी अच्छा खाने की, क्योंकि स्टेट डिजीज बर्डन रिपोर्ट जो काफी पहले आई थी वो यही कहती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कुछ अन्य संस्थाओं ने मिल करके निकाला था, गूगल करिएगा, स्टेट डिजीज बर्डन रिपोर्ट। और कहता है भैया 1990 के बाद जो बीमारियां बढ़ रही हैं संक्रामक नहीं है, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां। तो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां ऑब्वियस है बढ़ेंगी बढ़ेंगी। ऐसी परिस्थिति में अच्छे खानों की डिमांड बनेगी। अगर हम भारत के गांव गांव में या 10 गांव का 5 गांव का क्लस्टर डेवलप करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वहां डेवलप कर दें, तो स्वाभाविक है हर एक गांव समृद्ध गांव बनेगा। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? तो अब जबरदस्त संभव, चूंकि सरकारें ही दावा करती हैं कि हमने हर जगह बिजली पहुंचा दिया, हमने हर जगह पानी पहुंचा दिया, हमने हर जगह सड़क पर पहुंचा दिया। और एक्चुअल में है भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने हर एक गांव को शहर की सड़क के साथ जोड़ दिया है, वो भी बहुत बेहतर ढंग से। तो जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया डेवलप हो चुका है, बिजली हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, सोलर एनर्जी की तरफ अब हम जा रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यानी सोलर एनर्जी तो फूड प्रोसेसिंग के लिए सबसे बड़ा आधार बन सकती है। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? यही 5 सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी ने कहे, आगे आप उसको पढ़ लीजिएगा और गांधी जी के सिद्धांत को आप इस निबंध में भी लगाइएगा। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी लगी हुई सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय कैसे आएगा? गांधीवादी प्रिंसिपल से। ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है।